Good morning, students. Again, we resume with our class of notice writing. In previous class, we had studied about the formats and I had just written a sample notice for you. But today, we are going to just, you can say, start to learn how to write a notice. So as you can see, I have written starting lines. देखो कोई भी नोटिस जो होगा वो इन ही लाइन से स्टार्ट होगा. कोई भी नोटिस हुआ, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हुआ, चाहे स्कूल का हुआ, व्हाटएवर, जो भी नोटिस एक सर्कुलेट होगा वो इन लाइन से स्टार्ट होगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. ये आपकी स्टार्टिंग लाइंस होगी. मैं पहले यहाँ पे अब जहाँ पर अंडरलाइन देखे वहाँ पर ऑप्शनल है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. देख पा रहे हैं आप लोग? ऑल द स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो डैश है इसका मतलब अगर ये नोटिस किसी फैक्ट्री के लिए लिखा जाता है तो फैक्ट्री में कौन वर्क करता है? वर्कर्स. तो ये हो जाएगा ऑल द वर्कर्स आर इन्फॉर्म. किसी स्कूल में स्टाफ के लिए तो ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म. ये वो जगह है जहाँ पे आपको जिनको कोई भी नोटिस सर्कुलेट करना है, जिनके लिए आपने नोटिस निकाला है. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. ये तो हो गया मुख्य बात. अब यहाँ से आपका नेम ऑफ एक्टिविटी, जिस गतिविधि को आपको ऑर्गेनाइज करना है, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड और हेल्ड. ये आपकी ये लाइन कंटिन्यू ही है, लेकिन मैं आपको इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए अलग अलग लिख रहा हूं. ऑन डेट, इन अवर. अब आप देख पा रहे हैं, मैं वापस इसको कंटिन्यू करता हूं. ये आपके नोटिस की इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग लाइन्स होगी. ऑल द स्टूडेंट्स, या नोटिस किसको लिखा गया है? जो वर्कर्स है, टीचर्स है. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. अभी आपके कोर्स में ये आता है कि नोटिस 12th के लिए लिखा जाता है, बच्चों के लिए, क्लास के लिए. तो स्कूल का ही नोटिस आएगा. सो इसलिए स्टूडेंट्स ही आएगा ज़्यादातर. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ तक. अब हम आगे बढ़ते हैं. उसी के आगे लाइन ही आएगी, मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन उसके बाद आएगी नेम ऑफ एक्टिविटी. क्या गतिविधि होने वाली है? जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, रिपब्लिक डे फंक्शन हो गया, या वॉलंटरली सर्विस का हो गया, या जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, योगा क्लास, मेडिटेशन क्लास, व्हाटएवर. ये नेम ऑफ एक्टिविटी हो गया. इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, आयोजित होना, सेलिब्रेटेड, मनाया जाना, या हेल्ड, आयोजित होना. ये वर्ड तब काम आता है जब कोई हम ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेटेड में यूज नहीं करना हो. इज दैट क्लियर? सो ब्लड डोनेशन कैंप विल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, या साइंस फेयर, विज्ञान मेला, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड या हेल्ड. हो गया. ऑन डेट, डेट के बाद आपको, सॉरी मैंने आपके थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, या स्पेस नहीं रखी मैंने. ऑन डेट, यहाँ पे आपको तारीख लिखना है. और इन अवर कहाँ पे होगा? तो आपको लिखना है जैसे स्कूल प्रीमाइसिस, विद्यालय परिसर, या असेंबली हॉल, या जहाँ कहीं भी आपको स्कूल का आपको कैंपस, इन आवर फैक्ट्री अगर वो है तो आप वापस देखें इसको. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. पहले ये लिख लीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट. हो गया. उसके बाद आपको कंटिन्यू में लिखना है नेम ऑफ एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहेंगे,
इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड, हेल्ड। ठीक, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ऑर्गेनाइज, कार्यक्रम हुआ 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सेलिब्रेटेड। कोई और कार्यक्रम हुआ, हेल्ड, आयोजित होना। ऑन डेट, कौन सी तारीख को होगा वो लिख देना है। इन आवर स्कूल प्रीमाइसिस या कैंपस। आपको आ गई बात समझ में? मैं अब एक बार वीडियो से हट जाता हूँ, आप इसको देख पाएंगे कि क्या आपको इसमें एक बार लिखना है। जैसे आप पढ़ पा रहे हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। सपोज हम रिपब्लिक डे फंक्शन करना चाहते हैं, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट Republic Day function is going to be celebrated on 26th January 2020 in our school premises। ये पूरा एक हो गया। ब्लड डोनेशन कैंप है तो क्या बोला जाएगा? All the students are informed that a blood donation camp is going to be held on 2nd October in our school premises। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले विद्यार्थियों को जनरेट करनी होती है। सो इस तरीके से हम इसके स्टार्टिंग लाइंस को लिख सकते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं इसलिए वीडियो से हट गया हूँ, एक बार आप देख पाएंगे, यू कैन सी क्लियरली जो मैंने लिखा हुआ है। काफ़ी देर हो गई है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हमारी स्टार्टिंग लाइंस है। फिर इसके बाद आएगी फॉलोइंग लाइंस। फॉलोइंग लाइंस जो है वो आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज इतना ही अभ्यास करना है। तो फॉलोइंग लाइंस के बाद में फिर ये बताया जाएगा कि ये नोटिस कहाँ कहाँ कौन कौन से में काम आपको आएगा। तो इसको एक बार अच्छे से नोट करके इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, और एक दो बनाने की भी कोशिश करना। अगली क्लास में हम लोग फॉलोइंग लाइंस पढ़ेंगे। Good morning, student. So this is our lesson number 12 and this is our part 2, competition to others form of market। competition मतलब वही प्रतिस्पर्धा, और ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोग AR, MR, TR के बारे में पढ़ रहे थे, उसी से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये थी अपनी सारणी, वापस मैं बता देती हूँ। ये है कीमतें, ये है क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेचेंगे हम लोग इस कीमत पे, ठीक है। और TR का मतलब है कुल आगत या कुल अपना जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो। और MR का मतलब है कि इसके बीच का मार्जिन। जैसे कीमत जब 9 रुपये थी, ज़्यादा थी, तो 0 ही बिका, तो आगत भी 0 की हुई, ये भी 0 ही है। प्राइस थोड़ी कम हो गई तो 1 बिका, तो कुल अपनी जो आगत हुई 8 हुई, क्योंकि 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, और 8 में से 0 जाएगा तो 8 के मार्जिन से बढ़ा ना ये TR, तो MR आएगा 8। फिर कीमत 7 हो गई तो 2 क्वांटिटी बिकी, तो 2 का गुणा 7 से करो तो टोटल अपनी इनकम कितनी हुई? 14। अब पहले 8 हुई थी, अब 14 हुई है, तो 14 में से 8 गए तो 6, मतलब 6 के मार्जिन से TR बढ़ा है, अपनी इनकम बढ़ी है, तो 6 आएगा MR। फिर कीमत हो गई 6, कम हो गई, और तो 3 बिक गए तो अपनी इनकम हुई 18 की। 18 में से 14 गया तो अपना जो MR आया वो आया 4, मतलब 4 के रेवेन्यू से बढ़ा। पहले 14 था, अभी 18 हो गया, तो 4 बढ़े हैं ना उसमें, तो 4 आएगा। फिर 5 कीमत हो गई, 4 बिके तो अपनी कुल इनकम हो गई 20, और इनकम जब 20 हो गई, ठीक है, तो पहले 18 था, अभी 20 हुआ है कुल आगत, तो 20 में से 18 गए तो 2। फिर 4 प्राइस हो गया, 5 क्वांटिटी बिकी, ठीक है, कीमत और कम हो गई तो ज़्यादा बिका, तो 4 का 5 से गुणा किया तो 20, ठीक है। पहले भी 20 थी इनकम, अभी भी 20 हुई है, तो 20 में से 20 जाएगा तो 0, तो 0 के मार्जिन से बढ़ा नहीं, मतलब 0 ही बढ़ा, 0 का मार्जिन हुआ। 3 कीमत हो गई तो 6 बिके, 18 हो गया कुल आगत। पहले 20 थी, अब 18 हो गई, तो अपन तो नीचे जा रहे हैं, तो 18 में से 20 जाएगा तो -2 ही आएगा, मतलब माइनस में अपन
जा रहा है, तो यहाँ पे अपनी कंडीशन ख़राब हो जाती है। इस 0 के ऊपर तक अपनी कंडीशन ठीक थी और यहाँ कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी। यहाँ बीच में की कंडीशन अपनी अच्छी थी, अच्छे मार्जिन से बढ़ रहा था, फिर वापस घटना शुरू हो गया, मतलब अपन लॉस में जा रहे हैं। ये है एक मोनोपोली मार्केट का की सारणी है, टेबल है, जिसमें TR MR बताएं। TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, मतलब कुल इनकम, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब ये टोटल रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ता है या घटता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बताता है। और AR जो होता है वो एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ये TR जो होता है ना, इसमें से इस क्वांटिटी को भाग दें, मतलब 0 में 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 8 में 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। 14 में 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, है ना, वो एवरेज होता। अब देखो इसको हम लोग डायग्राम के रूप में समझेंगे। ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अपनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मात्राएं हैं, कितनी मात्रा में बेचा गया, ठीक है। वाई एक्सिस पे AR और MR बताया गया, ठीक है। अब देखो इस 9 जब कीमत थी, ठीक है, 9 जब कीमत थी तो अपना जो आउटपुट था वो कितना था, 9 कीमत पे हम लोग 0 को टच करें, ये लाइन 0 की ना पूरी, यहाँ टच कर दिया, ठीक है। और 4 पे हम यहाँ टच कर रहे हैं, 4 पे देखते हैं हम लोग, 4 पे हमारा 20 था, मैक्सिमम हो गया था यहाँ पे हम लोग क्या थे, सॉरी 4 ऊपर वाला, ये भी 20 ही है क्या, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम हो गए थे। अब इसके बाद हम कम ही होने वाले थे, 0 पे आने वाले थे, मतलब यहाँ तक अपना प्रोडक्शन या बेचने का जो काम है वो सही था, इसलिए ये लाइन यहाँ पे टच करी। ये AR की लाइन है, ये MR की लाइन है। इसके बाद MR क्या हुआ, MR नीचे जाने लग गया, यहाँ पे 2 पे था, है ना, यहाँ 4 पे था, सॉरी 18 पे, उसके बाद 2 पे चला गया, उसके बाद 0 पे चला गया, फिर -2, ये नीचे ही जाएगा, -2 -6, तो ये थी इसकी आकृति, ठीक है। तो इस तरह से मोनोपोली मार्केट काम करता है। ज़्यादा डिटेलिंग मैं बता दूंगी कैसे लिखना है, क्या करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट अपने कौन कौन से टॉपिक है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हिंदी में होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। इसके पहले एक टॉपिक और है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा स्टेगलर ने दी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स सेलिंग द टेक्निकली होमोजीनियस कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस which are in greater proportion than their marginal cost। टेक्निकल होमोजीनियस कमोडिटी, इंग्लिश मीडियम वाले होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम होमोजीनियस वर्ड जो है आपके उसमें भी आएगा, हिंदी वाले में दूसरे नाम से आएगा, उसका मतलब होता है एक जैसी वस्तुएं। तो एक जैसी वस्तुओं की जो कीमत होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इनकी कीमत कम ज़्यादा भी होती है, डिस्क्रिमिनेट भी हो जाती है, क्योंकि इनकी डिमांड है, सप्लाई है, या कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार बाजार, और ये है
अपूर्ण प्रतियोगिता, मतलब जो पूरी तरह से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होगी? अच्छा, ये अपूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होगी? मतलब परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बराबर का मुकाबला। पर यहाँ पे मुकाबला कैसा होगा? बराबर का नहीं होगा। मुकाबला तो होगा पर बराबर नहीं होगा। असल ज़िंदगी में कंपटीशन, प्रतियोगिता ऐसी होती है जो अपूर्ण होती है, एकदम बराबर कंपटीशन नहीं होता। जैसे कि अपन ऐसे तो आप लोग भी सब्जी खरीदने जाते हो तो देखते होगे कि टमाटर के भाव फिक्स रहते हैं, सब लोग वही भाव बताएंगे, आलू के भाव सब वही बताएंगे, प्याज के भाव सब वही बताएंगे। लेकिन कभी कभी कोई कम ज़्यादा में भी बेचता है। ज़्यादा में तो कम बेचेंगे, लेकिन थोड़ा कम करके बेचने वाले लोग होते हैं। जैसे कि वो क्यों बेचते हैं? जो उनके पास बहुत कम रह गया होता है तो वो सोचते हैं कि भाई इसको आज बेच डालते हैं ना, तो ये फिर सेव करके रखनी पड़ती है, सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, या इसको स्टॉक को निकाल दो, जल्दी जल्दी कम भाव पे बेच देते हैं। ऐसे तो कंपटीशन है, हर आलू वाला बेच रहा है, उसका दूसरे आलू बेचने वाले के साथ कंपटीशन है, लेकिन फिर भी कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उसके आलू किस क्वालिटी के हैं, कैसे लग रहे हैं कस्टमर को, दोनों सेम भाव पे बेच रहे हैं, तो भी कोई लोग इससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, ए से बी से कम खरीद रहे हैं। तो इसका रीज़न ये भी होगा इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर ये कम दाम पे भी बेच रहा हो सकता है भाव एक फिक्स होता है, लेकिन फिर भी ये बोलता है अच्छा ठीक है चलो 1-2 रुपये कम दे देना, ले लो, चलो 1 किलो ले लो, 5 किलो एक साथ ले लो, मैं आपके 5 रुपये कम कर दूँगा, ऐसा भी चलता है। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, भाव सारे फिक्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे कर देते हैं बेचने वाले, या क्वालिटी ऊपर नीचे कर देते हैं, तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, यही रियल जो सिचुएशन है, रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है, या नॉर्मली जो हम जिस मार्केट में जाते हैं वहाँ पे जो होता है वो यही होता है, वहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता ही चलती है, बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन वहाँ पे नहीं चलता। कुछ ना कुछ कंपटीशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वो एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं बनते। कंपटीशन तो है, अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कपड़े की दुकान वाले अगर पास में ही 2-3 कपड़े की दुकान वाले हैं और सेम ही तरह के प्रोडक्ट, मतलब किड्स वेयर ही दोनों बेच रहे हैं, या जनरल कपड़े बेच रहे हैं वो सारे ही, तो भी उनका कंपटीशन तो है, फिर भी उनका कोई कंपटीशन नहीं, होते हुए भी कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि इसकी दुकान में जो होगा हो सकता है पास वाले की दुकान में सेम वैसा ही नहीं हो, कुछ और कपड़े हो, है ना। इसीलिए तो हम लोग दुकानों पे विज़िट करते हैं, कभी खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो दुकान भी देख लेते हैं, वहाँ पे इससे बेटर हो तो वहाँ खरीद लेते हैं, या वहाँ जाके आते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ खरीद लें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर तो हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, जो यहाँ होगा वही वहाँ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हमें भी पता है। तो रियल लाइफ में यही होता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन के कुछ उदाहरण हैं, उनको हम पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन की नहीं, सॉरी, इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ उदाहरण हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, मोनोपोली कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक, ये स्टिक है, वो मोनोपोली था। इसके पहले वाले वीडियो में भी अपन ने पहले वाले पार्ट 1 में भी देखा था और 2 में भी उसका कुछ भाग समझा, पर वो मोनोपोली था, ये मोनोपोलिस्टिक है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, हिंदी में भी उसका नाम एकाधिकार बाजार था और इसका एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इस लेसन में यही है कि अगर ये दोनों में से कुछ भी पूछते हैं तो बच्चे मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली का लिख के आते हैं और मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक का लिख के आते हैं, क्योंकि इसमें स्टिक की ही बस बदलाव है नाम में, लेकिन इनके अंदर का जो मीनिंग है, अंदर का जो
इनका जो काम है या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। हिंदी में भी वो एकाधिकार प्रतियोगिता थी या बाजार था, और ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है। नाम हिंदी में भी मिलते जुलते हैं इंग्लिश की तरह, पर इनके मतलब बिल्कुल अलग है, और उसमें उसका इसमें लिख दोगे तो वो नहीं चलेगा। चेक करने वाला इसमें यही ध्यान देगा कि कहीं एकाधिकारी का तो नहीं लिखा है, पहले उसका ध्यान इसी पे जाएगा, लिखा होगा आपने कुछ भी तो भी पहले वो यही देखेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझिए और ध्यान से लिखिए अपने नोट्स में भी। अब हम इसको पढ़ेंगे। ये किसका टाइप है? ये टाइप है इम्परफेक्ट कंपटीशन का, अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक टाइप है। मतलब यहाँ पे भी कंपटीशन जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, अपूर्ण होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। कंपटीशन तो होगा लेकिन इम्परफेक्ट होगा। इसमें भी कैसे होगा, इसको मैं आपको एक उदाहरण से ही समझा सकती हूँ। अभी जो अपना रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं को अपन लेते हैं। जैसे कि बिस्किट की कंपनीज। अब जैसे सबसे पुराना अगर कोई बिस्किट दिमाग में आता तो पार्ले जी आता है, क्योंकि वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, उसका मार्केट बहुत बढ़ गया, उसके कस्टमर कंज्यूमर्स बहुत बढ़ गए। आज भी मतलब एक ज़्यादा फेथ बोले तो पार्ले जी पे लोगों का रहता है कि ये बहुत पुराना कंपनी है। जैसे साबुन में ज़्यादा लोग लाइफ बॉय पे एक मतलब कि बहुत पुराना है, बहुत सालों से देख रहे हैं पुराने लोग, तो पुराने लोगों का उस पर ज़्यादा फेथ रहता है। मतलब इतने साल से यूज़ किया है हमने, है ना, तो हम खुद इसके यूज़र हैं, तो हमको पता है कि कम से कम हार्मफुल नहीं है। और पार्ले जी आपको बता दूं मैं कि पार्ले जी जो कंपनी है वो अपने इंडिया में ही पूरी तरह से इंडियन बेस्ड कंपनी है। इसका जो सबसे बड़ा अपना जो प्रोडक्शन सेंटर है वो मुंबई में है, विले पार्ले ईस्ट में। मैंने खुद ने भी विज़िट किया है पार्ले जी का कंपनी, तो देखा हुआ है कि कैसे ये लोग बनाते हैं, कैसे कंटेनर लगे होते हैं, वो एक अलग कंटेनर में मिक्स होता है। ठीक है, ये सब दूसरी बात है, वो जब हम क्लास में मिलेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। मेनली मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे पार्ले जी कंपनी है, वैसे ही ब्रिटानिया के भी प्रोडक्ट्स हैं, सनफीस्ट भी, अभी तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, और कंपनीज़ के भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे पार्ले जी का 2020 भी है, फिर सॉल्टी बिस्किट भी है इसका, है ना, अलग अलग फ्लेवर के भी बिस्किट निकाल दिए, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले उसको कंपटीशन देने लग गए। जैसे गुड्डे आया तो गुड्डे को कंपटीशन पार्ले जी ने कैसे दिया? 2020 से दिया। एकदम सस्ता बिस्किट है पार्ले जी 2020, लेकिन आप टेस्ट करोगे तो गुड्डे से मिलता है, उसने उसको बीट किया। इस तरह से ये कंपटीशन चल रहा है। लेकिन क्या अपन बोल सकते हैं कि बिल्कुल गुड्डे जैसा ही टेस्ट है 2020 का? नहीं, लेकिन सिमिलर ज़रूर है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है या वैसा ही है ऐसा नहीं है। किसी को गुड्डे ही बहुत पसंद होगा तो हो सकता है कि वो 2020 को पसंद ना करे, है ना, उसका फेथ उसी पे हो। मतलब पूरी तरह से तो वो उसकी जगह नहीं लेता कोई प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी उसको कंपटीशन ज़रूर देता है। तो ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जब अपन कंपनी शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी आपको पार्ले जी का जो प्रोडक्शन हाउस है वो मैंने भी विज़िट किया, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए, इतने बड़े हैं, अपने स्कूल के बराबर प्लांट है पूरा, और उसको घूमते घूमते अपने पैर दर्द होने लग जाते हैं पूरा। मतलब उसका प्रोसेस देखते हैं अपन, बड़े बड़े कंटेनर हैं, फिर वो एक कंटेनर में सब मिक्स होगा, एक परफेक्ट क्वांटिटी में उसमें पानी जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, अपना शुगर जाएगा, फिर वो कितनी देर तक हिलेगा, मतलब मिक्स होगा, उसका भी एक टाइमर रहता है। फिर वो बेक होने के लिए जाएगा, उसके सांचे होते हैं, बेक होने के बाद वापस वो बिस्किट वापस वहाँ से निकाल के पैकेट में डाले जाएंगे, पैकेट वापस बंद होंगे, फिर वो पैकेट अलग अलग साइज़ के जो ट्रांसपोर्ट के लिए बॉक्स बनाए जाते हैं अलग अलग, उनमें पैक होंगे। बॉक्स से भी पहले एक और पैकेट होता है, उसमें पैक होगा छोटे बड़े पैकेट, फिर वो वापस बॉक्सेस में पैक होगा, और वो बॉक्सेस वापस ट्रांसपोर्ट के लिए जाएंगे। मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें मशीनरी का भी इस्तेमाल होता है तो मैन का भी इस्तेमाल होता है, लेबर और मशीनरी दोनों का ही कॉम्बिनेशन से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट मतलब इस तरह का अगर कंपनी किसी को शुरू करना है, मतलब ऐसे मार्केट में आना है, तो बहुत सारी मात्रा में पैसा उसके पास होना चाहिए, बैक सपोर्ट होना ही चाहिए। वो उस चीज़ को अगर बीच में छोड़ देगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब उसके सारे पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और कभी फ़ायदा नहीं देख पाएगा वो।
और ऐसे मार्केट में आने के बाद उसको सब्र रखना पड़ेगा, एकदम से उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो लोगों का विश्वास नहीं जीतता एकदम से, धीरे 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 6 महीने तो मतलब उसका नाम लोगों को याद करवाने में, ऐड बार बार ऐड आती है, बार बार ऐड आती है अपने को नाम याद करवाने के लिए, ताकि हम जाएं और फिर उसकी कुछ क्वालिटी दिमाग में रह जाए, नाम याद रह जाए, या ऐड ऐसी अट्रैक्टिव हो जो याद रह जाए तो हम उसको एक बार परचेस करें, एक बार परचेस करें और हमें उसमें इंटरेस्ट आए तो हम किसी और को बताएं। इस तरह से ये सब मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ करके और उस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश किया जाता है और पब्लिकली उसको पब्लिश किया जाता है, किसी न किसी थ्रू माउथ पब्लिसिटी हो या एडवर्टाइजिंग के थ्रू, किसी न किसी तरह से उसको लोगों का हिस्सा बनाया जाता है दैनिक जीवन का, डेली लाइफ में हम मतलब उसको उसकी आदत ही पड़ जाए। इसके लिए हमें तो एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट भी बराबर होना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी भी होनी, मतलब हर चीज़ के लिए अच्छा खासा पैसा उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी वो प्रॉफिट तुरंत नहीं देखेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद उसको प्रॉफिट आना शुरू होगा और वो ज़्यादा मात्रा में आएगा। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में जो भी आएगा वो ज़्यादा पैसा लेके आएगा और ज़्यादा टाइम उसको रुकना पड़ेगा, ऐसे ही लोग यहाँ पे टिक पाएंगे। बाकी नए लोग आएंगे और सोचेंगे यार मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चले जाएंगे। बहुत सी कंपनीज आती हैं, बहुत से अपने वेफर की कंपनी आती है, ऐसे सब पैकेज फूड की कंपनीज आती है और चली जाती है, उनके पास उतना बैक सपोर्ट नहीं होता, वो नहीं रुक पाती या नहीं जम पाती तो वो चली जाती है। और बहुत सी कंपनियां अभी भी टिकी हुई हैं। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट अपने डेली लाइफ में अपन जो भी सोप यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जाम्पल है। आई होप सो आपको एक बार इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और आप इसे मोनोपोली मार्केट से एटलीस्ट मिक्स ना करें, है ना, क्योंकि मोनोपोली में तो एक ही आदमी होता है और वैसा प्रोडक्ट कोई और बेचता नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे बेचने वाले होते हैं पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं दे पाते, इस बात का ध्यान रखना। परफेक्ट कंपटीशन नहीं देते, कंपटीशन तो देते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं देते, ये इसीलिए ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा है। थोड़ा अपने को ये चीज़ सिमिलर होते हुए भी अलग होती है, इस पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बिस्किट की कंपनी का एग्जांपल दिया, तो ये मत सोचना कि बिस्किट की कंपनी ही होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सुबह उठते हैं टूथब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके, और रात को सोते हैं जब हम वो गुड नाइट वगैरह वो सब लगाते हैं, उसके बीच में पूरे जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं खाने पीने के, सारे ही प्रोडक्ट इस रेंज में आते हैं। और ये दिखने में तो बहुत कम मतलब सस्ते होते हैं प्रोडक्ट, लेकिन इनको बनाने में, इनको ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सब के लिए बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ये मार्केट एक स्कोप तो होता ही है यहाँ पे, लेकिन स्कोप के लिए आपको वेट करना पड़ता है और कंटिन्यू कोशिश करनी पड़ती है ना, और अच्छा खासा बैक सपोर्ट पैसे के रूप में आपको चाहिए। और लाइसेंसिंग यहाँ पे इजीली हो जाता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको अपन अब वापस देख लेते हैं। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे बहुत सारे फर्म आते हैं एक जैसे। बिस्किट बनाने के बहुत सारे फर्म है ना, शैम्पू के बहुत सारे फर्म है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर भी होते हैं, लेकिन कस्टमर को अपन ऐसे खींच नहीं सकते, उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है, वो एक काम होता है इनका। दूसरा है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मतलब उनमें विभेद होता है। विभेद मतलब उनमें कुछ न कुछ अलग बात होती है। हर प्रोडक्ट, हर कंपनी के हर प्रोडक्ट में अलग अलग बात होती है। पार्ले जी के भी जो प्रोडक्ट होंगे सारे एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, विभेद होगा उनमें। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होते ही, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना पब्लिसिटी यहाँ पे टिकना इम्पॉसिबल है। अपना प्रोडक्ट अपन क्या बेच रहे हैं, उसमें क्या खासियत है, क्यों ज़रूरी है, इसको आपको समझाना और बताना पड़ेगा लोगों को, तो ही यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकार से बेकार प्रोडक्ट भी बिक जाता है अगर अच्छी पब्लिसिटी और अच्छी एडवर्टाइजिंग हो, उसकी अट्रैक्टिव हो, तो बेकार से बेकार प्रोडक्ट भी एक एक बार लोग खरीद लेते हैं। भले खरीदने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये तो अपने पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन एक बार भी आपने ख़रीदा, देश के 121 करोड़ लोगों ने एक एक बार भी खरीद लिया,
तो समझो उसका तो हो गया, है ना, उसको प्रॉफिट इजीली मिल गया। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इस कंपटीशन में या इस तरह के मार्केट में कोई भी इंसान कभी भी मतलब नया कॉम्पिटिटर आ सकता है और जा सकता है, पर आने के लिए तो उसके पास खुद के पास ही उतने ज़्यादा पैसे होने चाहिए, और जाने के लिए जब उसको लगेगा कि भाई मेरा तो यहाँ नहीं टिक रहा है, या मतलब मैं नहीं टिक पाऊँगा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मेरे पास और पैसे नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तो वो अपने आप एग्जिट कर लेगा। नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइस का ही कंपटीशन नहीं होता, कि प्राइस का भी कंपटीशन होता है, लेकिन फ्लेवर का, क्वालिटी का, इन सब चीज़ों का कंपटीशन ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसका डायग्राम देख लेंगे अपन। एक्स एक्सिस पे है आउटपुट, वाई एक्सिस पे है रेवेन्यूज़। रेवेन्यू मैं पहले समझा चुकी हूँ, रेवेन्यू क्या होते हैं। ये है AR और ये है MR। AR का मतलब है एवरेज। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इस डायग्राम को समझेंगे। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कंप्लीट हुई। अब देखते हैं टर्म एंड कंडीशन 4। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 4, यानी कंडीशन 4 में क्या चेंजेस हैं। कंडीशन 4 में आपको बता रखा है IOC आपको 10% ही रखना है पर एनम। क्या रखना है? 10% पर एनम। और नेक्स्ट प्रॉफिट भी रखना है, लेकिन अब आपको प्रॉफिट जो है वो 60,000 नहीं है दोस्तों, अब आपके पास प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 18,000। तो बताइए बड़ा या घटा? कम हो गया है ना। प्रॉफिट आपके पास है लेकिन वो प्रॉफिट कम हो गया। सेम वही क्वेश्चन है अपने पास, एक्स और वाई पार्टनर है, इस रेशियो में पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है। उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है? 2 लाख और 1 लाख रुपए लगा रखा है। फिर उसके बाद IOC आपको देना है 10% और प्रॉफिट है आपके पास 18,000 रुपए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले एक बार दिमाग लगा के देखिए, क्या 18,000 रुपए में अपन IOC दे पाएंगे? सोचिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्या 10% पर एनम अगर IOC देते हैं तो क्या अपने पास प्रॉफिट सफिशिएंट है? चलिए देख लेते हैं। जब आप 2 लाख का 10% निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 20,000 रुपए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास x का ही 20,000 रुपए आ रहा है, और y का जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए। दोनों को जब जोड़ेंगे तब आएगा 30,000 रुपीज, जो अपने पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, या पिछली कंडीशन में हमने सॉल्व किया था। अब देखिए 20,000 और 10,000 कितने होते हैं? 30,000। जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है? 18,000। तो क्या आप 30,000 दे सकते हैं 18,000 में से? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट 18,000, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे आपको पता ही है, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है आपके पास प्रॉफिट? 18,000। और उसके बाद कंडीशन भी दे रखी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। चलिए प्रॉफिट है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को और वाई को देंगे। अब यहाँ देखिए 18,000 में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ देखो IOC का रेशियो क्या बन रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट के IOC रेशियो में हम बांटेंगे। देखिए IOC का क्या रेशियो बना है? 20,000 एंड 10,000, यानी कि 4 जीरो यहाँ भी कॉमन है, 4 जीरो यहाँ भी कॉमन है, कट गया। तो यहाँ रेशियो क्या बना है? 2:1, यानी कि ये जो 18,000 रुपए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस रेशियो में? 2:1, यानी कि आपको 18,000 के 3 टुकड़े करने हैं, जिसमें से 2 टुकड़े आपको x को देने हैं और y को हैंड ओवर करना है सिर्फ 1 पार्ट। अब देखिए कैसे करेंगे। 18,000 आपके पास टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है, जिसके टोटल पार्ट करने हैं आपको 2 और 1, यानी कि 3 पार्ट करने हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो
x का पार्ट आ जाएगा, और अगर 2 की जगह x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y का पार्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 18,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा 6,000, और 6,000 इंटू 2 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000 क्योंकि x का पार्ट था। और अगर इसी 6,000 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करते तो कितना आता, 6,000 आता। तो इस तरह से 12 और 6 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 18,000 रुपए। ठीक है, ये 18,000 कंप्लीट हुए, यहाँ एंड कर देना आपको, और ये 18,000 आपको लास्ट में लिख देना है। तो टर्म 4 बहुत ही इजी था, बस सिर्फ सोचना था और थोड़ा सा समझना था क्या है इसमें चेंजेस। कि आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो अपने पास प्रॉफिट 18,000 है, आपको 10% पहले तो कैलकुलेट ओरली करके देख लेना है, मन में कैलकुलेट करके देख लेना है, या फिर कहीं पर सॉल्व करके देख लेना है कि आपके पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है। इंटरेस्ट बनता है 20 और 10 30,000 है ना, लेकिन आप 30,000 जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है 18,000 देना ही है और इतना सफिशिएंट भी नहीं है। तो क्या करेंगे, एक बार प्रॉफिट को जितना है उतना ट्रांसफर करके लिख लेंगे, फिर जो आईओसी का रेशो होगा उस रेशो को हम बनाएंगे। आईओसी का रेशो हमने निकाला, क्या रेशो बना 2:1, जबकि प्रॉफिट और लॉस रेशो क्या था 3:2। हमारा 3:2 का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इस कंडीशन में कोई काम नहीं है। अब हमारा जो काम है वो 2:1 का है। तो हमने क्या किया, इन्हीं 18,000 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 2 और 1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपको करना आ ही गया होगा। अब देखिए 12,000 और 6,000 इस तरह से हमने दे करके इस कंडीशन को कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 5। अब देखते हैं कंडीशन 5। कंडीशन 5 में क्वेश्चन वही है, x और y आपके सामने पार्टनर हैं, किस रेशो में 3:2 में पार्टनर है, उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख होता है। अब कंडीशन 5 जो अपनी फाइनल कंडीशन है वो ये बोल रहा है आईओसी आपका 10% ही और प्रॉफिट 18,000 ही है। यानी जो कंडीशन 4 है क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा ही है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पर जो आपका आईओसी है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यानी कि लाभों पर प्रभार है पूंजी पर ब्याज, यानी कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके व्यवसाय में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो भी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है ना। क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि लाभों पर प्रभार की कंडीशन में चाहे आपके पास लाभ हो, सफिशिएंट हो या अनसफिशिएंट हो, लॉस हो, किसी भी कंडीशन में आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है तो देखने में बहुत हार्ड लेकिन इजी बहुत है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा समझना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आईओसी देना है और कंपलसरी देना है और पूरा का पूरा देना है, आपको कम नहीं देना है, पूरा 10% जितना बनेगा उतना आपको पूरा देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 18,000 रुपीज का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको किधर लिखना है पता ही है, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, पर P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कितना लिखेंगे 18,000 है, 18,000 रुपए आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में ये करनी है, आईओसी आपको 10% पूरा का पूरा देना है, क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट की कंडीशन है, यानी कि लाभों पर प्रभार, यानी कि चाहे आपके पास लाभ हो या ना हो आपको ये देना ही देना है। तो चलिए इधर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को देना है x और y। तो चलिए x का 10% हमने पहले भी निकाला था, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, वेरी गुड 20,000 रुपए, और सेम यही y का 1 लाख पर 10% 10,000 रुपए, 10 और 20 कितने हो जाते हैं 30,000 रुपए। तो चलिए ये क्वेश्चन अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं इसके अंदर अब क्या करेंगे, 18,000 और एक तरफ में 30,000 रुपए, तो कहीं नहीं पैसा कम पड़ रहा है, इधर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है या क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, इधर 30 और इधर 18,000 है, इधर कितना कम पड़ रहा है 12,000 रुपए। अगर मैं 12,000 इधर लिखता हूँ तो इधर भी 30 हो जाएंगे और इधर भी 30 हो जाएंगे।
अब ये जो 12,000 रुपए हैं ये आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3:2 में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, क्योंकि ये 12,000 रुपए साझेदारों को लॉस हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए भाई आपके पास प्रॉफिट 18,000 ही है, जिसमें से आपने 30,000 का अगर ब्याज देना ही देना है तो इसका मतलब साझेदारों को 12,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो चलिए साझेदार भरेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी 12,000 कौन भरेंगे? एक्स और वाई। किस रेशियो में भरेंगे? 3:2 में। तो चलिए निकालते हैं 12,000 रुपए का जो लॉस है उसको इंटू 3:2, यानी कि वही 5 पार्ट करेंगे, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम वही y के लिए ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑलरेडी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 12,000 इंटू 2:5, तो 5 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो 2400 आएंगे, है ना? कितना आएगा? 2400। और जब 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 7,200, और इधर आएगा 24 इंटू 2 4,800। जब इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 12,000। कितने हो जाएंगे? 12,000। इसका मतलब x के अकाउंट में कितने आएंगे? 7,200, और यहाँ आएंगे 4,800। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12,000। और फाइनली अपन इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ अपने बैलेंस में अमाउंट लिख देंगे 30,000, और यहाँ पर भी 30,000। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंडीशन 5 कंप्लीट की। एक बार समझ लेते हैं कंडीशन 5 में क्या था। सेम क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई के पास 2 पार्टनर हैं, इस रेशियो में 3:2 में पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। क्या है? कैपिटल। ये 2 लाख और 1 लाख क्या है? कैपिटल। मतलब क्वेश्चन वही है, बस आपकी टर्म में कंडीशन चेंज हो रही है। अब कंडीशन 5 में क्या थी? जो कंडीशन 4 थी वो वही कंडीशन 5 है। कंडीशन 4 और 5 में क्या सिमिलर था? 10% पर एनम आपको देना ही देना। प्रॉफिट कितना है? 18,000 का, है ना? दोनों में प्रॉफिट आपका 18,000 है। लेकिन कंडीशन 5 में एक्स्ट्रा एडिशन क्या किया? मतलब क्या चीज ऐड की? आईएससी चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी लाभों पर प्रभार करना है ना। लाभों पर प्रभार का मतलब क्या है? चाहे आपके पास लाभ हो या हानि हो, चाहे लाभ सफिशिएंट हो या अनसफिशिएंट हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आईएससी देना ही देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने 3 लैख प्रोपोर्शन का फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को लिखना है नंबर 1 पे, ठीक है? फिर उसके बाद आईओसी भी देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो आपको 10% पूरा का पूरा इन पे निकाल के देना है। तो चलिए 2 लाख का हमने 10% निकाला, 20,000 रुपए। फिर 1 लाख का 10% निकाला, 10,000 रुपए। दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 30,000। अब कॉमन सेंस की बात है, जब आपके पास 18,000 रुपए प्रॉफिट और देना आपको 30,000 रुपए है, तो जेब से कितने भरने पड़ेंगे? बाकी तो 12,000 जेब से भरने ही पड़ेंगे। तो ये 12,000 भरेंगे तो किस रेशियो में भरेंगे? ये भरेंगे वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि लाभ हानि अनुपात में। तो ये हमारे लाभ हानि अनुपात में जब हमने 3:2 को डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट लॉस कितना आया? 7,200 एक्स के अकाउंट में चढ़ेंगे और 4,800 रुपए वाई के अकाउंट में चढ़ेंगे। इस तरह से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। आप 5 कंडीशनों पे प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी फिगर है उनको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन में आपको कौन सा स्टेप उठाना है ना। तो आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और भी इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।